चलो कोई नहीं, एक बार इधर देखना भी। अब अपना जो टारगेट है वो ये है कि भाई अपने को यहाँ पर आर्टिकल 52 से 78 और उनका कंपेयर करके आर्टिकल 153 से 167, तो अपने को आर्टिकल 1 से लेकर 78 तक तो एकदम डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए। और इस क्लास के लास्ट तक आपको किस तरीके से अपने को याद हो सकते हैं उस पर बात कर लेंगे अपने। और फिर इनका कंपेयर करेंगे अपने किससे, 153 से 167, तो 152 एक ही है तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो एक तरीके से अपने को 1 से लेकर 78 और उसके बाद में 153 से लेकर 167 तक याद हो जाएंगे। ठीक है, करना आपको पड़ेगा भी। तो अपना जब भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं अभी, तो अपने को सीधी सिंपल सी बात है, अपने को एक तो प्रेम्बल वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। ठीक है, प्रेम्बल के बाद में अपना जो पार्ट फर्स्ट है वो कौन सा है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसका जो आर्टिकल फर्स्ट है वो क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ठीक है, उसमें नेम दिया है, उसमें अपने इंडिया को क्या बताया अभी, यूनियन ऑफ स्टेट बताया है। ठीक है, क्या बताया अभी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके बाद में आर्टिकल 2 है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। कोई बाहर से टेरिटरी को अपने इंक्लूड करते हैं इंडिया में तो आर्टिकल 2 काम में आता है। फिर आर्टिकल 3 है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। भाई हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर किसी तरह का चेंज करते हैं, चेंज कैसे, उसका नाम चेंज कर दिया, उसका बाउंड्री चेंज कर दी, उसका एरिया चेंज कर दिया, या जैसे उत्तर प्रदेश से हमने किसको अलग कर दिया, उत्तराखंड को अलग कर दिया, ऐसा कोई भी चेंज कर दिया। आंध्र प्रदेश से किसको अलग कर दिया, तेलंगाना को अलग कर दिया। इसके बाद में आर्टिकल 4 है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंट इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटल मैटर्स। ये कहते हैं भी कोई भी लॉ जो बनाए जाएंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर में, कोई भी लॉ बनाए जाएंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर में, तो वो किसमें अमेंड कर देंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ के अंदर शेड्यूल के अंदर अमेंड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट के अंदर हमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के क्या मिलते हैं, नाम मिलते हैं। और फोर्थ में क्या मिलता है अभी, कौन सी स्टेट को राज्यसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन है, तो वो भी तो वहाँ चेंज होगा। राज्यसभा के अंदर का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे ही तेलंगाना बना होगा तो तेलंगाना में कोई तो भी सीटें मिली होगी ना किसकी, राज्यसभा की, तो वहाँ पे फोर्थ के अंदर वो चेंज तो करना पड़ेगा ना अपने को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा कौन से शेड्यूल में, और ये अमेंडमेंट कैसे होगा, प्रोसीजर तो होगा कोई अमेंडमेंट का, कौन सा प्रोसीजर के थ्रू, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होगा भी। वो 18 पॉइंट लिखवाए ना भाई आपको, तो ये एक ऐसा अमेंडमेंट होगा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 वाले जो क्या होंगे, सिंपल मेजोरिटी में, जो आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आते। आर्टिकल 368 में दो ही अमेंडमेंट आते हैं, कौन कौन से, जो स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट में जिसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए भी, तो दो है ना भाई, स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। उसके बाद में जो थर्ड प्रोसेस पड़ा था वो क्या था, स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट प्लस एसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, वही आते हैं केवल। लेकिन आर्टिकल 2 और 3 में जो है वो सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाएगा। जो कौन सा प्रोसेस था, पहला प्रोसेस, जिसमें अपने ने अराउंड 18 पॉइंट्स याद किए थे। तो फोर्थ यही कह रहा है कि भाई कोई भी लॉ बनाओगे आप आर्टिकल 2 और 3 को लेकर, तो वो अमेंड कर देगा, किसके अंदर अमेंडमेंट हो जाएगा, शेड्यूल फर्स्ट और फोर्थ में, क्योंकि फर्स्ट में क्या नाम क्या है, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और फोर्थ में क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। इसके बाद में पार्ट सेकंड आएगा अभी सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, 5 to 11। 5 क्या कहता है भाई, कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पर सिटीजनशिप की बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कौन से दिन की बात हो रही है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, उस दिन कौन सा डे था, 26 जनवरी 1950। ठीक है, सिक्स्थ क्या कह रहा है अभी, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए। तो सेवन्थ क्या कह रहा है, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, तो उनके लिए एक डेट फिक्स की गई थी, अगर उस डेट तक वापस आ जाते हो तो आप इंडियन सिटीजन हो जाओगे, बाद में आए तो थ्रू रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बनेंगे वो। ठीक है भाई,
तो इसमें उनको भी राइट दिया गया था, या उनकी सिटीजनशिप के राइट की बात भी की गई है, जो कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। 8th क्या कहता है अभी, भाई ज़रूरी थोड़ा ना कि सारे इंडियंस उस दिन इंडिया में थे, कोई ओवरसीज़ भी बैठा होगा। जो इंडिया से बाहर बैठे हैं उनके सिटीजनशिप राइट की कौन बात कर रहा है, 8 कर रहा है। कौन कर रहा है, 8 कर रहा है अभी, ठीक है। 9 क्या कह रहा है, 9 को अपने 8 को अपने कहते हैं ना वेट, जैसे अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ऐसे याद करते हैं। तो उन आप यूँ समझ लो जो बाहर बैठा है उसके लिए भी वेट किया जाएगा, उसको भी तो इंडियन सिटीजनशिप देनी है। और 9 क्या कह रहा है, 9 को हिंदी में क्या कहते हैं, नो, ठीक है। तो भाई जो पर्सन जो है वॉलंटरी एक्वायर कर लेगा किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को, इसके लिए इंडियन सिटीजनशिप का क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, उसकी ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 10 क्या कह रहा है, कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, इसको बाद में सिटीजनशिप पढ़ेंगे तब देखेंगे। 11th कह रहा है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, पार्लियामेंट के पास पावर होती है क्या, सिटीजनशिप को लेकर कोई एक्ट बना सकता है, और उसने बनाया भी है। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो केवल सिटीजनशिप की राइट की बात कर रहा है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस दिन की बात कर रहा है कि उस दिन जो है वो जो इंडिया में थे उनका राइट, जो पाकिस्तान से इंडिया आए उनका राइट, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए उनका राइट, जो उस दिन इंडिया से बाहर बैठे थे लेकिन थे इंडियन या भारत से बिलोंग करते थे उनका राइट, और कौन, जो किसी और, हाँ किसी ने वॉलंटरी एक्वायर कर ली सिटीजनशिप, उनको टाटा बाय बाय, ठीक है। लेकिन ये कब की बात कर रहा है, ये एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे आगे की जितनी भी बात होती है। तो आप सबको, मेरे को किससे मिली हुई है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप एक्ट से मिली हुई है अपने को 5, 6, 7 और उससे नहीं मिली हुई है, किससे मिली हुई है, सिटीजनशिप एक्ट से मिली है, बाय बर्थ। आगे बढ़ते हैं भाई, फिर पार्ट 3 में आप फंडामेंटल राइट्स में आओगे, तो फंडामेंटल राइट्स में भी अगर आप जब इसमें बेयर एक्ट में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि फर्स्ट हेडिंग मिलेगी जनरल, जनरल के अंदर 2 चीज़ें हैं, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जिसमें 5 चीज़ें हैं, ठीक है भाई, 5 चीज़ें, पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, और ठीक है एनी अदर अथॉरिटी लाइक लोकल अथॉरिटी सच एज पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी, और या फिर गवर्नमेंट की जितनी भी कोई भी गवर्नमेंट की इंडस्ट्री वगैरह, ओएनजीसी वगैरह, और ये है, ये सारे इसमें आ जाएंगे भी। ये गवर्नमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे भी कोई काम कर रहा होगा ना, तो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्टर है तो क्या है, प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन वो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर रहा है, कोई सड़क बना रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए किसका पार्ट है, स्टेट का पार्ट है भी। इसके बाद में आर्टिकल, अच्छा इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 to 18, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन बेसिस, 5 बेसिस थे। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये कितने बेसिस की बात करता है, 7 बेसिस की, कि इन 7 बेसिस पे नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन। 17 क्या कहता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 18 टाइटल्स, ठीक है। राइट टू, इसके बाद में राइट टू फ्रीडम आ जाएगा। राइट टू फ्रीडम में कहाँ से लेकर 19 से 22 तक, ठीक है। 19 क्या है अभी, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, मतलब ये कुल मिला के ये कह रहा है कि 7 तरह के आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता था ये, ठीक है। तो आप कह सकते हो ओरिजिनली आर्टिकल 19 कितने तरह के फ्रीडम प्रोवाइड करता था, 7, अब कितने करता है, 6। कौन सा हट गया इसमें से, जो प्रॉपर्टी से रिलेट करता था अभी। अब ये कौन कौन से थे, सबसे पहला क्या था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए अपने को असेंबल होना पड़ेगा, तो दूसरा क्या था, असेंबल होने का लेकिन पीसेबली विदाउट आर्म्स। थर्ड क्या है भाई, अपने कहीं इकट्ठे हो गए तो अपने क्या बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, तो यूनियन एसोसिएशन, लेकिन इसमें 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से क्या जोड़ दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी ऐड कर दिया अभी, क्लियर है। इसके बाद में अगला कौन सा आएगा, जब ग्रुप बना लिया तो घूमने निकल जाएंगे, तो क्या आएगा, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार आपको आर्टिकल 19 देता है, ठीक है। इसके बाद में घूमने चले गए तो वहाँ पे हो सकता है रिसाइड या सेटल होने का मन कर जाए, तो रिसाइड और सेटल होने का राइट, ठीक है। इसके बाद में आता था बाय एडमिनिस्टर और डिस्पोज द प्रॉपर्टी, आर्टिकल 19(1)(f), वो क्या हो गया, हट गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। और ये आर्टिकल 31 के साथ कहाँ चला गया, 300A में चला गया, पार्ट 12 में लीगल राइट हो गया। और इसका जो 7th है, जो अब 6th है, वो कौन सा है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन और
बिजनेस वगैरह करने का, लाइवली, बेसिकली आपको कहीं भी बसोगे तो लाइवलीहुड तो करना पड़ेगा ना, तो ऐसे ही सीधा सिंपल सा है। अभी बोलने का अधिकार, बोलने के लिए असेंबल होने का अधिकार, असेंबल हुए तो ग्रुप बना लिए, ग्रुप बना लिए तो घूमने निकल गए, वहाँ पे रिसाइड और सेटल हो गए, और फिर वहाँ पे कोई लाइवलीहुड अपने ने अपना लिया। इसके बाद में आर्टिकल 20 है, वो क्या है अभी, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ। तो भाई किसी को कन्विक्ट, दोषी करार दिया गया, उसको सजा दी जा रही है, तब उसके क्या राइट्स होंगे। इसमें क्या नहीं था अभी, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आपको आपके ही अगेंस्ट में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, आपकी अगेंस्ट में साक्ष्य या प्रूफ देने के लिए आपको बाउंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 क्या है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें देखा था इसके स्फेयर में कितने और आ जाते हैं इनडायरेक्टली, अराउंड 40 के अराउंड आगे आ जाते हैं, 38 मैंने आपको लिखवाया जैसे। इसके बाद में आर्टिकल 21 ए, राइट टू एजुकेशन, इट वाज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, इसने कहाँ कहाँ पर चेंजेस किए हैं। एक तो फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, पहले तो बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। आर्टिकल 21 ए, ठीक है, ये क्या करता है अभी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6 to 14, ठीक है भाई। इसके बाद में आर्टिकल 45, उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर चेंज किया है, डीपीएसपी के अंदर क्या किया है, उसमें 6 to 14 के बच्चों के लिए बात की गई थी एजुकेशन की, उसको हटा दिया कि स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को क्या प्रोवाइड करे, एजुकेशन, तो वो हटा दी क्योंकि ये तो बन गया फंडामेंटल राइट। तो वहाँ पे क्या कर दिया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या किया अभी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की है इसने, ठीक है, क्या, तो मतलब 11वीं होगी ना, तो एक तो कौन, गार्जियन, सॉरी एक तो पेरेंट्स और गार्जियन, तो इनके अंडर में जो बच्चे होंगे 6 to 14 ईयर्स के, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना इनकी क्या है, ड्यूटी है। अपने आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसमें क्या है अभी, दो तरह की बात की गई है, ठीक है, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो एक सिंपल अरेस्ट जब हो रहा होता है तब आपके क्या राइट्स बनते हैं अभी, सबसे पहले तो आपको कारण जानना है कि भाई, सबसे पूछो ये पूछोगे ना, सीधा थोड़ा बोलोगे लॉयर करोगे, वो क्या कारण तो देख ले ठीक है, तो सबसे पहले उससे रीजन पूछोगे, ठीक है। उसके बाद में अगला क्या है, लॉयर करने का अधिकार। उसके बाद में 24 आवर्स में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार, जिसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा, ट्रैवल टाइम इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट क्या है अभी, मजिस्ट्रेट तय करेगा फिर कि आपकी कस्टडी होगी या फिर आपको बेल मिलेगी। और कस्टडी आपकी दो तरह की हो सकती है, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी, ठीक है भाई। इसके बाद में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। 23 किसकी बात करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर की, फोर्स लेबर की, ठीक है भाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके एक एक्ट बना था, ठीक है, उसका ईयर याद कर लेना वापस, और उसमें ध्यान करना भी शुरुआत में किसकी, वुमेन और, ठीक है, फीमेल चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड की बात हुई थी, लेकिन बाद में इसके अंदर मेल चाइल्ड और मेल को भी जोड़ दिया गया, और अब ये केवल ट्रैफिकिंग से रिलेट करता है। पहले जो था वो वुमेन और गर्ल चाइल्ड से रिलेट करता था ये। हाँ भाई, इसके बाद में अगला क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्स्ट्रा या हजार्डस प्लेसेज, या जहाँ पर जान का खतरा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे बीड़ी का कारखाना हो गया, रेलवे हो गया, माइनिंग वगैरह हो गई। तो यहाँ पे कितने साल के बच्चों की बात हो रही है, 14, अप टू 14 की बात हो रही है भाई, ये ध्यान रखना भी। लेकिन इसको लेके एक अलग से एक्ट बना हुआ है, कौन सा, चाइल्ड लेबर को लेकर अपने ने बात की थी भी, उसमें फिर बात होगी, उसके अंदर चाइल्ड के साथ साथ एक वर्ड ऐड किया था, एडल्सेंट। तो यहाँ पर वो बात करता है किसकी, अप टू 14 तक की भी, और उसके बाद में 14 से लेकर 18 तक की भी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28 आसान ही है। 25 तो CP3 की बात करता है। 25 क्या करता है, CP3, सी से कॉन्साइंस और प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट। अब प्रोपोगेट मतलब प्रचार करोगे, तो आप आर्टिकल 26 में चले जाना, प्रचार करने के लिए क्या करोगे,
कोई इंस्टीट्यूट मतलब कोई ना चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह इस्टेब्लिश करोगे, रिलीजियस कोई ट्रस्ट इस्टेब्लिश करोगे, ठीक है, उसको एडमिनिस्टर करोगे, उसकी जो आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसका क्या करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, अपने कारों का काफिला लेके निकलोगे आप, ठीक है, टोल नाके से सीधा तो वो क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसके बाद में 27 क्या कहता है अभी, ठीक है भाई, आपको आपकी जो ट्रस्ट है या जो भी आपकी इनकम हो रही है उसको, उससे आपसे रिलीजन के नाम पर 1 रुपया भी टैक्स का नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब सरकार जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन पर टैक्स का पैसा खर्च नहीं कर सकती, या सरकार किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं कर सकती। इक्वल प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन टू ऑल रिलीजन, इसका सारा मतलब ये निकलता है अभी किया हुआ अपना। इसके बाद में 28 क्या कहता है अभी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या किसी भी तरह की कोई रिलीजियस चीज़ हो रही है उसको लेकर है अभी। लेकिन इसमें अपने ने देखा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कितने टाइप के, 4 टाइप के, कौन कौन से भाई, एक तो होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, सरकारी स्कूल कॉलेज उनके अंदर हो ही नहीं सकती, ठीक है। एक एंडाउनमेंट और ट्रस्ट वाले उनके अंदर हो सकती है, ठीक है, हो उनके अंदर हो सकती है विदाउट परमिशन, उसके अंदर परमिशन की जरूरत नहीं है, हो सकती है, ठीक है। फिर 2 और कौन से हैं, वो प्राइवेट जो एंडाउनमेंट या ट्रस्ट में तो नहीं आते, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस में तो आएंगे, वो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह या कॉलेज वगैरह। और एक आएंगे कौन से, गवर्नमेंट एडेड, जिनसे फाइनेंशियल एड भी मिलती है गवर्नमेंट को, सॉरी गवर्नमेंट से जिनको फाइनेंशियल एड मिलती है। इन 2 के अंदर विद परमिशन अलाउड है, इन 2 के अंदर विद परमिशन अलाउड है। ये 28 हो गया। इसके बाद क्या है अभी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। 29 में क्या है, ठीक है भाई, इतना सा बता दो कि ये 29 जो है वो केवल माइनॉरिटीज को राइट प्रोवाइड कर रहा है क्या, नहीं भाई, क्योंकि जब अब इसकी लैंग्वेज पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें आता है एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब इसके अंदर किसकी बात हो रही है, माइनॉरिटीज़ की भी बात हो रही है और मेजोरिटी की भी बात हो रही है। क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें किसी को भी उसकी लैंग्वेज, रिलीजन वगैरह के बेसिस पर एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता। और इसका मतलब ये माइनॉरिटीज़ और मेजोरिटी दोनों की बात कर रहा है। आर्टिकल 30 केवल माइनॉरिटीज़ की बात करता है, लेकिन यहाँ माइनॉरिटीज़ 2 तरह की है अभी, कौन कौन सी, रिलीजियस माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और इनको आपको मैंने एक बात बताई थी भाई, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे, इनको इनकी अगर प्रॉपर्टी को एक्विसाइज करेगी, लेगी गवर्नमेंट, तो क्या करेगी, कंपनसेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी है। यहाँ पे क्या है, कंपनसेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी है। राइट टू प्रॉपर्टी भले ही आर्टिकल 31 से हट गया, और किससे हटा, 19(1)(f) से हट गया, लेकिन यहाँ उसी सेम अमेंडमेंट ने यहाँ ये प्रोविज़न जोड़ दिया अभी कि यहाँ पर इनकी अगर प्रॉपर्टी को आप एक्विसाइज करोगे तो आपको कंपनसेशन देना क्या है, कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद में सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज है, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे, पहले अपने, क्योंकि अपने अमेंडमेंट सॉरी अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो लास्ट फंडामेंटल राइट पे आते हैं, अपने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 आपको क्या राइट देता है अभी, आपके फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के केस में आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट बाउंड है इस केस को लेने के लिए। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की एक गारंटी जो होती है वो इस्टेब्लिश हो जाती है आर्टिकल 32 से। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, 5 रिट्स जारी कर सकता है, कौन सी, हिबस कॉर्पस, मैंडेमस और क्यो वारंटो, ठीक है। हिबस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस, ठीक है, सर्ट्योरेरी। और अगर आपको ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जिस सीरीज में जिस क्रम में दिए हुए हैं, तो पहले आपको क्यो वारंटो और लास्ट में कौन सा, ठीक है, पहले प्रोहिबिशन आ जाता है क्या, पक्का। तो सबसे पहला कौन सा, हिबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्टोरेरी। लेकिन पढ़ते टाइम अपने को मैंडेमस, प्रोहिबिशन और सर्टोरेरी इन 3 को साथ में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपस में क्या होगा, कंपैरिजन होगा भी। फिर अपने आते हैं भाई कि एक्सेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो उसके अंदर इसी चैप्टर के अंदर बेयर एक्ट के अंदर आपको हेडिंग मिलेगी सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C। आर्टिकल 31A किससे ऐड हुआ है अभी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है 1951 से। इसने क्या बोला है कि 5 चीजें, कितनी, 5 चीजें जो है, कौन सी 5 चीजें, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, सेकंड
शॉर्ट में बोल दो बोली। हाँ नहीं नहीं, वो थर्ड है, नेशनलाइजेशन। ठीक, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह और उसका जो है वो मैनेजमेंट अपने हाथों में लेना स्टेट के द्वारा, सेकंड चीज। थर्ड क्या है? अमलगमेशन ऑफ कॉरपोरेशन। फोर्थ क्या है? हाँ बोलो बोलो। शेयर होल्डर के साथ साथ डायरेक्टर्स, सीईओ वगैरह जो पोस्ट होती है, और शेयर होल्डर्स, इनको लेकर जो भी राइट्स हैं या इनको लेकर जो भी चीज़ें दी गई है, प्रोवाइड की गई, उनके अंदर कोई चेंज करना। फिफ्थ क्या है? ठीक है भी, माइनिंग जो लीज होती है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, उनके अंदर कोई चेंज करना। तो ये 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों को लेकर अगर कोई भी लॉ बनाती है, कौन? पार्लियामेंट या स्टेट? स्टेट गवर्नमेंट, दोनों। स्टेट इन 5 चीज़ों को लेकर कोई भी एक्ट बनाएगी तो उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। किसके बेसिस पे? 14 एंड 19 के बेसिस पे। तो ये हो गया सेविंग ऑफ लॉज, आर्टिकल 31A। इसके बाद में आर्टिकल 31B से पहले हम 31C देखेंगे। आर्टिकल 31C क्या कहता है? ये भी कहता है सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, लेकिन ये कौन से लॉज? तो यहाँ पर है आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 जो डीपीएसपी का है, आर्टिकल 39, लेकिन पूरा आर्टिकल 39 नहीं, आर्टिकल 39 के बी एंड सी जो सब क्लॉज है। क्या है बी के अंदर? रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज होना चाहिए कि उनका सबको इक्वल गुड, मतलब सबका भला हो उससे। ठीक है। और आर्टिकल 39C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ ही लोगों के पास नहीं होना चाहिए, तो स्टेट को इस तरीके से काम करना चाहिए। अब आर्टिकल 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाया जाता है। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 14, 19 एंड 31 का वॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन 31 बाद में हट गया यहाँ से, क्योंकि 31 को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने क्या कर दिया? ठीक है, तो अब रह गए 14 और 19। तो यहाँ पर आर्टिकल 31A और 31C एक जैसी बात करेंगे, वो ये 5 चीज़ें बताएगा, और ये क्या कहेगा? 39B एंड C। अच्छा एक चीज़ और, 31C की अपने बात पहले कर रहे हैं, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। अब इन दो को एक साथ याद कर लो भी। आर्टिकल 31A, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, वो 5 प्रोविजंस, उनको लेकर अगर स्टेट कोई एक्ट बनाती है तो आप 14 और 19 के बेसिस पर उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, 31A। 31C कौन सा अमेंडमेंट? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, दोनों ही सेविंग ऑफ लॉज है। यहाँ पर क्या है अभी? 39B और C को लेकर स्टेट कोई एक्ट बनाती है तो आप उसको आर्टिकल 14 और 19 के बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते। अब ये पूरी कहानी है, इसके अंदर 44th भी आ जाएगा, केशवानंदा भी आ जाएगा, मिनर्वा माइल्स केस भी आ जाएगा। लास्ट में ये जो 39, ध्यान से सुना, 39B एंड C इज ग्रेटर देन आर्टिकल 14 एंड 19। ये क्या है? बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। और ये बेडरॉक है किसका? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। किसने बोला ये? मिनर्वा माइल्स केस, मिनर्वा माइल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये। ठीक है भी, और ये इट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अपने आते हैं आर्टिकल 31B पर। आर्टिकल 31B वाज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। ठीक है, आर्टिकल 31B क्या कहता है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस वगैरह, जो भी इसमें वैलिडेशन वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, इसने क्या, ये क्या कहता है कि 9th शेड्यूल में, अब 9th शेड्यूल भी किससे ऐड हुआ है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। अब इसने शुरू में क्या किया? इसने बहुत ही एक्सट्रीम बात करी है। ठीक है, इसने कहा कि 9th शेड्यूल में आप कोई भी एक्ट डाल दोगे तो उसको किसी भी बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते। इसमें ओरिजिनली 13 एक्ट डाले गए थे, जिसमें जमींदारी अबॉलिशन एक्ट और कौन सा? लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जो इंपॉर्टेंट है, जो दो तो अपने को याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट कितने हो गए? 282 हो गए। कितने हो गए? 282 हो गए। लास्ट नंबर है 284। ठीक है, टोटल कितने? 282। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, अब हो सकता है भी कुछ और ज़्यादा हुए हो तो देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से 282 है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भी, 9th शेड्यूल में कोई भी एक्ट डाल दिया तो किसी भी बेसिस पे चैलेंज नहीं हो सकता। ये बात तब तक तो ठीक थी जब तक केशवानंदा भारती केस का वर्डिक्ट नहीं आया था। कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को। क्या आया? कि पार्लियामेंट कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स बट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, बट कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, और इस केस का की जो डेट है 24 अप्रैल 1973,
फिर अपने अगले केस पे चलेंगे तो वहां समझ आएगा। वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। ठीक है, इसने क्या कहा कि 24 अप्रैल 1973 से पहले के जितने भी केसेस हैं उनको तो आप किसी भी बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई ऐड हुआ है इसके अंदर तो आप उसको बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे चैलेंज कर सकते हो। लेकिन एक और केस आएगा आगे जिसे केस ऑफ 9 शेड्यूल कहते हैं। कौन सा? IR कोहिलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। ठीक है, इसमें क्या कहा? इसमें कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद वाले जितने भी एक्ट इसमें शामिल किए गए हैं या किए जाएंगे उनको आप किसके बेसिस पे? बेसिक स्ट्रक्चर तो वामन राव कर ही गया, और इसने क्या डाल दिया इसमें? 14, 15, 19 एंड 21। 14, 15, 19 और 21। एक बार चेक कर लो भाई, यही है क्या? यही है? हाँ, 14, 15, 19 और 21 ही है। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 33 आएगा। आर्टिकल 33 में क्या है अभी? रेस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट्स किसका? फोर्सेस का। यहां ध्यान से सुनना मेरी बात बस। फोर्सेस मतलब जिसमें अपनी मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी आ जाएगी, जिसमें पुलिस भी आ जाएगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? तो अब ध्यान से सुनना, उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लॉ बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है केवल। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 34 वो कौन सा है? मार्शल लॉ से। जब मार्शल लॉ लगेगा तो फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मार्शल लॉ क्या होता है पता नहीं, लेकिन मार्शल लॉ में दो जनों के पास एक्सट्रीम पावर आएगी, पार्लियामेंट के पास और मिलिट्री के पास। पार्लियामेंट के पास और मिलिट्री के पास। ठीक है भी। और आर्टिकल 35 क्या कहता है अभी? कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है? इनको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए लॉ बना सकती है, और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए लॉ बना सकती है। इसमें मैंने 3 तरह के लॉ की बात की थी आपके साथ। उस दिन नहीं आए थे? उसी दिन नहीं आए थे? अच्छा, नहीं नहीं, अभी की बात है। नहीं लिखा हुआ? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, फिर हो सकता है मैम से बोलूँगा मैं, वो भेज देंगे आपको। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। देखो भाई, एक तो पनिशमेंट के लिए होता है कि कुछ एक, जैसे फॉर एग्जांपल अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ठीक है, चाइल्ड लेबर है, तो इसमें क्या है? पनिशमेंट जब तक नहीं आएगा, चीज़ नहीं आएगी, तब तक लोग करेंगे ये चीज़। तो यहाँ पर पार्लियामेंट ने क्या एक्ट बनाए हुए हैं कुछ, जिसके अंदर पनिशमेंट के प्रोविजंस दिए गए हैं। क्या दिए गए? पनिशमेंट के प्रोविजंस दिए गए हैं, याद करो भी। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और क्या थी? 3 चीज़ें हैं। देखो सीधी सिंपल सी बात है भाई, अब ध्यान से सुनो, कॉमन सेंस है, इतना सोचो ही मत। अपने जब बहुत ज़्यादा डीप सोचने की कोशिश करते हैं तभी क्वेश्चन गलत करते हैं। सीधी सी बात है कि कोई चीज़ रोकनी है तो उसके लिए पनिशमेंट लगाना पड़ेगा। कोई चीज़ रोकनी है तो पनिशमेंट लगाना पड़ेगा। अब पनिशमेंट से क्या रोकेंगे? चाइल्ड लेबर को रोकेंगे, अनटचेबिलिटी को रोकेंगे, इनको ही रोकेंगे, और किसको रोकेंगे? ठीक है, तो इनके लिए पनिशमेंट के प्रोविजंस वाले एक्ट बनाए। किसने बनाए? पार्लियामेंट ने बनाए। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको लागू करना है, वो पनिशमेंट से रिलेट नहीं करती, उनको लागू करना है। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन को लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है। लेकिन अब अपने फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ें तो 2-3 लाइन लिखी हुई है, बात खत्म हो जाती है। तो उनको किस तरीके से फ्रेमवर्क के अंदर एक अपने लागू करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको एक्ट बनाना पड़ेगा। तो वो एक्ट पनिशमेंट नहीं बता रहा है, वो तो ये कह रहा है कि इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करनी है। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, क्लियर है भाई। और तीसरी चीज थी लॉ इन फोर्स। लॉ इन फोर्स कि भी जो ऑलरेडी बने हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कमिंसमेंट से पहले जो लॉ बने हुए हैं और वो फंडामेंटल राइट्स के में पनिशमेंट को या उसके इम्प्लीमेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कोई चीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको आगे जारी रखना है नहीं रखना है, कौन करेगा ये तय? पार्लियामेंट करेगा। कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। क्योंकि जो भी अंग्रेज, जो ब्रिटिशर्स लॉ बना के गए थे, उनको आगे रखना, जारी रखना है नहीं रखना है, ये डिसीजन किसका? पार्लियामेंट का। और आर्टिकल 395 क्या कहता है?
तो आर्टिकल 395 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यही तो कहा है कि इसमें बेस्ट एग्जांपल है ये। क्या है उसके अंदर? आर्टिकल 395 में क्या है भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इनको क्या किया जा रहा है? रिपील्ड किया जा रहा है, लेकिन प्राइवी काउंसिल को लेकर जो एक्ट है उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो ये किसने डिसाइड किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया। किसने किया? तो मतलब किसको हटाना है, किसको कंटिन्यू रखना है, ये किसने डिसाइड किया? ठीक है, और आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह किसने ले ली? अब पार्लियामेंट ने ले ली। सिंपल सी चीज़ है। तो भाई अब भारतीय न्याय संहिता आया है, तो इसमें ये अपने जो इससे पहले के तीनों एक्ट थे, ये तीनों ही अपने ने बनाए हुए थे क्या? 1973 में सीआरपी से अपने ने बनाया था, बाकी जो चल रहे थे वो कब के चल रहे हैं वो? तो लॉ इन्फोर्स ही है वो। उनको हटा के उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, जो उसमें 3 तरह के अलग से एक्ट आए, कौन लेकर आया है? पार्लियामेंट है। तो ये पार्लियामेंट की पावर है, सिंपल सी। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब से चल रहा है? 1872 से। तो मतलब वो लॉ इन्फोर्स है। अब इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर पूरे के पूरे को स्क्वैश करके, पूरे को ख़त्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर बनाएगा कोई, तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। तो ये कंटिन्यू है क्योंकि पार्लियामेंट इसको कंटिन्यू होने दे रही है। और ये डिसकंटिन्यू कब होगा? जब इसे कौन करेगा डिसकंटिन्यू? पार्लियामेंट।